नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में चलिए एक ऐसे राज्य की गहराइयों में उतरते हैं जिसका इतिहास, संस्कृति और संघर्ष की कहानियां वाकई किसी को भी हैरत में डाल सकती हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, वीर योद्धाओं और एक बेहद अद्वितीय कला का जीता जागता संगम है। इस चर्चा में हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों और घटनाओं को डिकोड करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। इस पूरी चर्चा को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, भूमि का नामकरण। दूसरा, बस्तर के ऐतिहासिक विद्रोह। तीसरा, कला, साहित्य और संस्कृति। और आखिर में ब्रिटिश शासन से लेकर इसके आधुनिक निर्माण तक का सफर। इस तरह हिस्सों में बांटकर चीजों को याद रखना काफी आसान हो जाता है। लेकिन देखिए, इतिहास के पन्नों को पलटने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस राज्य के शानदार विद्रोही इतिहास का सीधा प्रतीक है। इसका जवाब वो बस आगे इसी विश्लेषण में छिपा है। भाग 1, भूमि का नामांकरण। शुरुआत करते हैं इस राज्य की भौगोलिक जड़ों से। आखिर जिस जगह को आज हम छत्तीसगढ़ कहते हैं, उसे ये नाम पहली बार मिला कब? 1487। अब ये कोई आम साल नहीं है। लिखित दस्तावेजों की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर है। ये साल हमें बताता है कि छत्तीसगढ़ नाम की एक अलग पहचान इतिहास के पन्नों में असल में कितनी पुरानी है। और इस पहचान को साहित्य में हमेशा के लिए अमर करने का जो श्रेय है, वो जाता है राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि दलराम राव को। जी हाँ, दलराम राव ने ही सबसे पहली बार साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी ने इस क्षेत्र के नामकरण को इतिहास में मजबूती से दर्ज कर दिया। अब थोड़ा भूगोल की गहराई में चलते हैं। बस्तर जिले का प्राचीन इतिहास सच में बहुत दिलचस्प है। चक्रकोट, भ्रमरकोट और दंडकारण्य, ये इसके पुराने नाम हैं। जरा सोचकर देखिए, इसे साल द्वीप यानी साल के पेड़ों का द्वीप भी कहा जाता था। बिल्कुल एक हरे भरे, घने और विशाल पेड़ों से ढके रहस्यमयी जंगल की तरह। इन प्राचीन जड़ों से निकलकर अगर आज के आधुनिक परिदृश्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ी बोली यहाँ की असली सांस्कृतिक धड़कन है। और आर्थिक नजरिए से देखें तो वनोपज, खासतौर पर तेंदुपत्ता के उत्पादन में ये राज्य पूरे देश में नंबर 1 है। मतलब यहाँ का जंगल आज भी इनकी अर्थव्यवस्था का एक बेहद अहम हिस्सा है। भाग 2, बस्तर और ऐतिहासिक विद्रोह। देखिए, इतिहास सिर्फ शांति और भूगोल तक सीमित नहीं होता। ये अपने हकों के लिए लड़ी गई लड़ाइयों का भी गवाह है। आइए उन जनजातीय क्रांतियों को समझते हैं जिन्होंने उस वक्त सत्ता की नींव तक हिला दी थी। विद्रोहों के इस पूरे इतिहास को दिमाग में एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह सेट करते हैं। मुख्य रूप से 3 विद्रोह हैं: हल्बा, परलकोट और भूमकाल। अगर हम इन्हें इनके शासकों, नेताओं और समय के साथ जोड़कर देखें तो इन्हें याद रखना एकदम आसान हो जाता है। और अब वक्त आ गया है शुरुआत में पूछे गए उस दिलचस्प सवाल के जवाब का। 1910 के महान भूमकाल विद्रोह के महानायक शहीद गुंडाधुर, यही वो शूरवीर हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। इनका अदम्य साहस आज भी वहां की लोक कथाओं में पूरी तरह से जीवित है। चलिए इन विद्रोहों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 1774 का हल्बा विद्रोह कोई मामूली बगावत नहीं थी। ये असल में राजा दरियादेव के शासनकाल में लड़ा गया एक उत्तराधिकार का युद्ध था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अजमेर सिंह ने, वो भी पूरी मजबूती के साथ। हल्बा विद्रोह के बाद नंबर आता है परलकोट विद्रोह का। ये अबुझमाड़ के बिल्कुल घने और दुर्गम इलाके में हुआ था। इसके नायक थे गेंद सिंह और उस समय शासन चल रहा था राजा महिपाल देव का। यही भौगोलिक और नेतृत्व का फर्क इसे बाकी विद्रोहों से एकदम अलग खड़ा करता है। भाग 3, कला, साहित्य और संस्कृति। क्रांति और संघर्ष की इन वीर गाथाओं के बाद अब समय है इस क्षेत्र की शानदार बौद्धिक और कलात्मक विरासत का जश्न मनाने का। कला की बात हो और रायगढ़ रियासत के राजा चक्रधर सिंह का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो संगीत कला में गजब के निपुण थे। कला के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि सोचिए, उन्हीं की याद में आज भी रायगढ़ में हर साल चक्रधर समारोह बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है। साहित्य की दुनिया में एक नाम जो यहाँ सबसे ज्यादा गूंजता है वो है मुक्तिबोध। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बेहद सम्मानित साहित्यिक उपनाम है जो महान लेखक गजानन माधव जी के साथ जुड़ा है।
जब भी हिंदी साहित्य की बात होती है, मुक्तिबोध का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। ऐतिहासिक राजवंशों के बीच के बारीक अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर कांकेर के शासकों को ही ले लीजिए। बंक रामदेव और प्रकरण राज्य जैसे शासक सोमवंशी राजवंश से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अन्नमदेव सोमवंशी नहीं थे, बल्कि वो उक्ति वंश के शासक थे। ये छोटे छोटे अंतर अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। भाग 4, ब्रिटिश शासन और आधुनिक निर्माण। सांस्कृतिक और साहित्यिक समृद्धि को गहराई से समझने के बाद अब हम उन प्रशासनिक बदलावों पर नजर डालेंगे जिन्होंने इस राज्य के आधुनिक स्वरूप की नींव रखी। तो प्रशासनिक बदलावों की असल शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिश शासन ने यहां अपना नियंत्रण बनाना शुरू किया। इस क्षेत्र के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ तब आया जब छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में एक कैप्टन की नियुक्ति की गई। ये एक पूरी तरह से नई व्यवस्था की शुरुआत थी। इतिहास के पन्नों को थोड़ा और आगे पलटें तो आता है एक बहुत ही खास साल, 1967। ये वो वर्ष है जो आधुनिक राजनीतिक चेतना और नए संगठनात्मक कदमों के एक बिल्कुल नए युग का संकेत देता है। आखिर ये साल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी वर्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव जिले में छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना की थी। ध्यान रहे, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये इस राज्य की अपनी एक अलग और आधुनिक पहचान बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही मजबूत और ऐतिहासिक कदम था। अब तक के इस पूरे सफर को अगर हम एक धागे में पिरोकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1487 में साहित्य में पहली बार नाम का जिक्र होने से लेकर 1774 और 1910 के भीषण विद्रोहों तक, और फिर 1967 में मातृसंघ की स्थापना तक, ये सभी अलग अलग ऐतिहासिक तथ्य आपस में जुड़कर एक बेहद शक्तिशाली कहानी बनाते हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। साल के पेड़ों के उस प्राचीन द्वीप से लेकर 1910 के उन उग्र विद्रोहों तक, यह सारे अलग अलग तत्व आज भी छत्तीसगढ़ की आधुनिक पहचान को किस तरह आकार दे रहे हैं। इस खूबसूरत भूमि का इतिहास केवल अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आज वर्तमान में भी सांस ले रहा है। यह विश्लेषण हमें राज्य के समृद्ध इतिहास को समझने की एक नई दिशा देता है और कुछ नया जानने की जिज्ञासा को जगाए रखता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।